नमस्कार। आज हम हिंदी ग्रामर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे आज से शुरू, और बहुत ही सिंपल साधारण छोटे छोटे सेंटेंसेस से। इससे पहले जो अनुवाद की हमने अपनी पार्ट 1 वीडियो बनाई है, उसमें आपको कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ ऐसे कंटेंट बताए हैं जो अनुवाद करने से पहले जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो निर्देश नहीं भी पढ़े हैं, नहीं भी देखे हैं, तो भी कोई बात नहीं है। हम ट्रांसलेशन की शुरुआत करते हैं और बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही साधारण आसान तरीके से शुरुआत करेंगे ट्रांसलेशन की, और धीरे धीरे इसको हम अपने बड़े स्तर तक ले जाएंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हमने आपको बताया था कि ट्रांसलेशन जो है उसके लिए टेंस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो टेंस की जानकारी आप ट्रांसलेशन करते करते करिए और सीखिए। तो सबसे पहला हमारा जो टेंस होता है वो क्या है? वर्तमान समय यानी वर्तमान काल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम ट्रांसलेशन करेंगे, और वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें कोई वर्ब नहीं होगी, यानी कोई एक्शन वर्ब नहीं होगी। वर्ब तो होगी, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं जिसको हम, प्राइमरी वर्ब बोलते हैं, वो वर्ब होगी। और उसमें भी वर्ब हमारी सिर्फ इज, आर, एम, यानी 3 वर्ब लिए हैं हमने, इज, आर, एम, जो कि प्रेजेंट टेंस में आती हैं। तो हम एक्सरसाइज करेंगे और इसके नियम को और इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि प्रेजेंट टेंस की जो मुख्य पहचान है, वो चाहे उसका कोई भी काइंड्स हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, लास्ट में आपको है, हो, हूं, हैं, ये शब्द मिलेंगे ही। तो जब हम ऐसे सेंटेंस का अनुवाद करेंगे जिसमें कोई एक्शन वर्ब ना हो, कोई ऐसी, जैसे कि मोहन खाना खा रहा है, गीता किताब पढ़ रही है, गीता दौड़ रही है, तो ये एक्शन वर्ब को छोड़कर अगर हम किसी के गुण, धर्म और अवस्था की बात करते हैं, वाक्यों को हम कैसे अनुवाद करेंगे? तो आज के जो हमारे अनुवाद यानी ट्रांसलेशन में जो सेंटेंस होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ नाउन यानी संज्ञा की विशेषता और उसकी अवस्था के बारे में, उसके गुण धर्म के बारे में ही बताएंगे, क्योंकि वाक्य बहुत छोटा होगा। जैसे कि राम ईमानदार है, राम शिक्षक है। जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका पैटर्न देखिए। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता, प्लस इज, एम या आर, या तो इसका यूज करेंगे या एम का या आर का। ये होंगी इसमें हमारी प्राइमरी वर्ब, इसमें ये वर्ब है हमारी, इज, एम और आर। उसके बाद या तो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा, या फिर नाउन होगा, यानी कि विशेषण होगा या संज्ञा होगा। ये रहेगा पैटर्न इन सिंपल सेंटेंसेस का। तो आप ये कैसे जानोगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है? इसके लिए देखते हैं, विजय शिक्षक है। तो इसका जब हम अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? सब्जेक्ट का पता लगाना होगा। तो इसके लिए हम इस वाक्य में क्वेश्चन करेंगे कि कौन, सब्जेक्ट कौन होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस वाक्य में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? विजय के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम विजय की इंग्लिश लिखेंगे इस तरह से। उसके बाद
इसमें इज, एम, आर ये वर्ब दी हैं, तो इनका यूज आपको करना है कि हम यहाँ पर इज लगाएं या एम लगाएं या फिर आर लगाएं। तो ये क्वेश्चन आपके आगे आता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये नियम जान लें कि इज का यूज हमको कहां पर करना है, एम का यूज कहां करना है और आर का यूज कहां करना है। तो देखते हैं, ही, शी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ आपको क्या लगाना है, इज। इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है। इज का प्रयोग करना है, इसका प्रयोग करना है। तो ही मीन्स क्या होता है, वह। और ये ही किसके लिए यूज किया जाता है, पुल्लिंग के लिए। ही का यूज किसके लिए करते हैं, पुल्लिंग के लिए। और ये शी है, इसका मीनिंग भी क्या होता है, वह होता है। और ये किसके लिए यूज किया जाता है, स्त्रीलिंग के लिए। जब कोई महिला की बात होती है, महिला को संबोधित किया जाता है, ये किसी महिला का प्रोनाउन है उसका, तो शी जो है इसका मीनिंग भी वह होता है, लेकिन ये किसके लिए यूज होता है, स्त्रीलिंग के लिए। इट जो है ये किसके लिए आता है, ये वस्तुओं के लिए आता है। इसका मीनिंग क्या होता है, ये या फिर ये है। तो ये आपके सब्जेक्ट होते हैं, कर्ता होते हैं। ये सब्जेक्ट यानी कर्ता, जब ये आएगा तो इसके साथ आपको इसका यूज करना होगा। जैसे वह एक लड़का है। तो आप इसको कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पर, वह, तो ही। और इसके बाद आपको, जैसा कि नियम आपका बता रहा है, तो आपको कौन सी वर्ब लगानी है, इज। अब आपका क्या बचा है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ये इज किसके लिए आ गया, है के लिए। तो यहाँ पर ये क्या है, लड़का क्या है, ये नाउन है। तो जैसा कि आपका ये पैटर्न है कि सब्जेक्ट इज एम आर प्लस एडजेक्टिव या फिर नाउन। तो लड़का यहाँ पर क्या है, नाउन है। लड़कों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉय। अब इसमें ये एक जो शब्द लिखा है, तो ये क्या है, ये नंबर शो कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, ए। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में आप अनुवाद सीखिए, ट्रांसलेशन सीखिए। यहाँ पर आप देखते हैं, दूसरा देखते हैं, वह एक गायिका है। वह एक गायिका है। तो गायिका है, तो गायिका से पता चल रहा है कि ये कौन है, स्त्रीलिंग है। अगर यहाँ पर गायक होता तो ये क्या होता, पुल्लिंग होता। तो स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या लगाओगे, शी। इज, नियम आपको पता है, यहाँ पर इज दिया है और शी दिया है, शी के साथ क्या आना, इज। अब आपका क्या बचा, ये गायिका। गायिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंगर। ऐसे ही इसमें भी एक डिटरमाइनर लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर ये ए लिखेंगे इसके लिए। तो अब देखते हैं, ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। आज सोमवार है, तो इसके लिए कैसे करें, क्या लिखा जाएगा, इसके लिए संबोधन वर्ड होगा इट। इज मंडे, इट इज मंडे। अगर आप चाहो तो आज के लिए टुडे लिख सकते हो यहाँ पर।
उसके बाद आता है आपका एक वचन कर्ता। तो एक वचन कर्ता के लिए जैसे ये है एक मेज है, यह एक मेज है, तो दिस इज अ टेबल, दिस इज अ टेबल। यह क्या है आपका सब्जेक्ट है, और है इज एक, ए, और मेज के लिए क्या आ गया टेबल, ये क्या है नाउन है। तो आपने इन सेंटेंसेस में क्या देखा, इज का यूज। इसका यूज हम कब करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही शी इट इस तरह का। तो ये था आपका इज का यूज। अब हम देखते हैं कि हम एम का यूज कब करते हैं। आई के साथ एम, इस हेल्पिंग वर्ब या इस वर्ब का यूज करते हैं। क्या आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं एक छात्र हूं, मैं एक छात्र हूं। मैं बीमार हूं, तो सिंपल मैं एक छात्र हूं, कौन एक छात्र है, मैं क्या है सब्जेक्ट है, तो आई, और इसके लिए ये जो एम है इसको, इसकी हिंदी क्या होती है हूं, इसकी हिंदी होती है हूं। तो आई एम ए, और छात्र की इंग्लिश क्या होती है स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। ऐसे ही मैं बीमार हूं, तो आई एम बीमार का मीनिंग होता है इल या फिर सिक। अब देखते हैं इसके बाद आर का प्रयोग। यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन कर्ता के साथ, यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर, जिसकी हिंदी क्या होती है। और अगर यू के साथ आर आता है, ये यू लिखा है, अगर इसके साथ आर आता है इसके साथ, तो इसका मीनिंग हो जाता है हो। सारे नियम आप अपनी कॉपी पर नोट करते जाइए। करते हैं कैसे, आप मेरे मित्र हो, आप मेरे मित्र हो। आप हो या तुम हो, तो आपके लिए इंग्लिश में क्या मीनिंग आया यू, यू के साथ आपको क्या वर्ब बताई आर। अब मेरे मित्र, तो माई फ्रेंड, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन वर्ड आपका नाउन के साथ ही रहेगा, यू आर माई फ्रेंड। तुम होशियार हो, तो इसके लिए तुम के लिए क्या आएगा यू, यू इसमें करता कौन है, कौन होशियार है, तुम होशियार हो। जब कौन क्वेश्चन करोगे तो आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता निकल कर आएगा। ये पैटर्न याद रखना, बहुत बड़ा पैटर्न नहीं है। आपको क्या है सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस इज आर एम और कोई भी विशेषण या नाउन, क्योंकि आपके यहाँ पर वर्ब तो है नहीं, सिंपल सेंटेंस है। तो यू आर इंटेलिजेंट, बी के साथ हम शिक्षक हैं, हम शिक्षक हैं, तो हम के लिए इंग्लिश में क्या आएगा वी, और बी के साथ क्या आना है आर,
शिक्षक का टीचर्स, TEACHERS। उसके बाद आता है आपका दे। तो दे के लिए इंग्लिश में क्या होता है? वे। वे खिलाड़ी हैं, वे खिलाड़ी हैं। तो दे की इंग्लिश क्या होती है, सॉरी बे की इंग्लिश क्या होती है? दे। और दे के साथ आपको क्या बताया? वर्ब आर। और खिलाड़ी के लिए इंग्लिश क्या होती है? प्लेयर्स। तो ये था आपका आर का यूज। और बहुवचन करता, इसमें बहुवचन करता आप ऐसे ले सकते हो, खिलाड़ी, भूखे हैं, भूखे हैं। तो प्लेयर्स, प्लेयर्स आर हंग्री, है ना। तो खिलाड़ी भूखे हैं, आपको इससे क्या पता चल रहा है कि खिलाड़ी भूखे हैं यानी बहुत से हैं। प्लूरल, इसमें एस लग गया, प्लेयर में एक खिलाड़ी नहीं है, एस लगा है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये बहुवचन करता है। तो ये तो था आपका इज आर एम का यूज। लेकिन अब बात करेंगे कि हम इनका यूज सेंटेंस के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। जैसे कि सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, हम अनुवाद जब करेंगे तो इसमें सेंटेंस केवल 4 ही तरह के लेंगे। एक तो अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव और चौथा इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव। क्योंकि इन्हीं सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हमारे जो पैटर्न है, ट्रांसलेशन का जो पैटर्न है, ये बदल जाएगा। अब ये पैटर्न जो है वो कौन से सेंटेंस का था? अभी तक हमने सीखे थे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, या हम इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस। ये जो पैटर्न था सब्जेक्ट प्लस इज आर, इज एम आर प्लस एडजेक्टिव या नाउन, तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसमें एक काम और कर सकते हैं कि अगर इससे इसके अतिरिक्त कुछ और आता है तो उसको हम अदर वर्ड्स यानी लास्ट में रखेंगे। जैसे कि अभी एक सेंटेंस कराया था जिसमें हमने लास्ट में टुडे लिखा था, है ना, तो उसको हम अदर वर्ड्स में लेंगे। अगर इसके इन तीनों के अतिरिक्त अगर कोई सेंटेंस थोड़ा लंबा होता है तो उसको अदर वर्ड्स में रखेंगे और उसको जैसे हिंदी में हम कहते हैं अन्य शब्द। वाक्य के प्रकार, तो वाक्य के प्रकार आपको जानना बहुत जरूरी है ट्रांसलेशन के लिए, क्योंकि इनके पैटर्न जो है ट्रांसलेट करते समय वाक्य के प्रकार के अनुसार बदलेंगे। तो वाक्य के प्रकार जो होते हैं वो ये 4 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव, तो जो हम ट्रांसलेशन सीखेंगे, अनुवाद सीखेंगे, वो कोई भी टेंस हुआ वो इन्हीं चारों वाक्य के प्रकार के आधार पर होगा। और अभी हमने जो आपको नियम बताया था वो था हमारा अफर्मेटिव, यानी जो पैटर्न आपको बताया था मैंने, ये पैटर्न एक बार फिर से देख लीजिए आप। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इज आर एम प्लस एडजेक्टिव या नाउन प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड्स। इसको एक बार हिंदी में समझ लीजिए। सबसे पहले जब हम अनुवाद अंग्रेजी में करेंगे तो कर्ता की अंग्रेजी बनाएंगे, जो भी होगा विशेषण या फिर संज्ञा, उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी। और उसके बाद आपका अगर कुछ और आता है तो अदर वर्ड यानी कि अन्य शब्द,
तो ये पैटर्न है आपका किसका है, अफर्मेटिव का। तो यही आपने अभी पैटर्न सीखा था कि आपका इज आर एम का यूज इस पैटर्न में कहां पर होगा। इसके बाद हम निगेटिव सेंटेंस का पैटर्न और इसका नियम और इसकी एक्सरसाइज वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसकी जो आज हमने ये सीखा है, इसके कुछ सेंटेंस हम लिख रहे हैं यहाँ पर, उनका अभ्यास करते हैं। से वह मेरी बहन है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, वह। कौन मेरी बहन है, वह। और वह जो है वो किसके लिए, बहन के लिए है। तो बहन कौन है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग के लिए यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आएगा, शी आएगा, ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, शी। और वर्ब कौन सी आनी है शी के साथ, इज। बहन को क्या कहते हैं, सिस्टर। तो उस बहन के साथ ये प्रोनाउन साथ में लगा हुआ है, तो ये पूरा ही प्रोनाउन सहित ये नाउन आएगा। पर जैसे प्रोनाउन है तो क्या आएगा, माई सिस्टर। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं, वह मेरा भाई है, तो भाई है यहाँ पुल्लिंग है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही। और इज माई, आगे क्या आएगा, ब्रदर। तो इस तरह से बहुत ही इजी वे में आप ट्रांसलेशन करिए आराम से। अब यहाँ पर वे आया है, तो वे से क्या पता चलता है कि ये बहुत से हैं, यानी कि ये बहुवचन करता है। यहाँ पर ये प्लूरल नाउन है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आना है, आर आना है। और देखिए यहाँ पर जो है लगा हुआ है, इससे भी पता चल रहा है कि ये कौन सा है सब्जेक्ट, प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट यानी इंग्लिश में वे को क्या बोलते हैं, दे। और इसके साथ क्या आएगी वर्ब आपकी, आर। और मेरे मित्र, तो इसके लिए क्या आएगा, माई फ्रेंड, फ्रेंड्स हो जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना, वे मेरे मित्र हैं, तो यहाँ किसी एक की बात नहीं करी जा रही है, किसके करी जा रही है, प्लूरल, यानी बहुत से लोगों की। जब यहाँ पर दे है तो यहाँ फ्रेंड नहीं, क्या होगा, फ्रेंड्स होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर आया आपका सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो यू, और यू के साथ आपको क्या बताया है, वर्ब आर। नाराज की इंग्लिश होती है, नाराज ये क्या है, एडजेक्टिव है, ANGR बाय, एंग्री, यू आर एंग्री। आगे देखते हैं, हम आज खुश हैं, तो हम के लिए इंग्लिश क्या आएगी, वी। और हम के साथ वर्ब क्या बताया था, आर। खुश का इंग्लिश क्या होगी, हैप्पी। एडजेक्टिव पैटर्न आपका यही है ना, सब्जेक्ट इज MR और प्लस एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव आपका क्या है यहाँ पर, खुश, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, हैप्पी। अब ये जो आज शब्द आ गया है, ये चला जाएगा अदर वर्ड में, अन्य शब्द में। तो इसको आप लास्ट में लिखोगे इस तरह से। अब देखिए आगे, मैं स्वस्थ हूं। मैं के साथ मैं कौन है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर कौन स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूं, कौन स्वस्थ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मैं। आई के साथ क्या वर्ब बताई, एम। और स्वस्थ की इंग्लिश क्या होती है, हेल्दी। आप ये ट्रांसलेशन करते समय अगर कोई मीनिंग नहीं आता है तो उसको तुरंत नोट करना और याद करना, क्योंकि अनुवाद तो जारी है, आगे भी चलेगा। उसमें जो भी मीनिंग आते जाते हैं, आप इसको, इंग्लिश की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि मीनिंग तो आपको ही याद करने होंगे और नियम भी आपको याद नहीं करने होंगे, नियम को समझना होगा। नियम समझने वाली चीज है, लेकिन शब्दकोश या शब्दों को याद करना वो आपका काम है, वो तो करना ही होगा आपको। आगे देखते हैं, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, तो इसमें कौन बहुत बड़ा शहर है, दिल्ली। दिल्ली की बात की जा रही है, तो इसको, दिल्ली को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, दिल्ली। और ये दिल्ली एक ही है ना, एक वचन है, तो इसके लिए एक वचन सब्जेक्ट के साथ क्या बताया, वर्ब इज। अब इसके बाद बहुत बड़ा शहर है, तो बहुत बड़ा ये पूरा क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव हमेशा, एडजेक्टिव किसके साथ आता है, नाउन के साथ। शहर क्या है, ये
आपका क्या है शहर, नाउन है। और एडजेक्टिव कहाँ आता है, नाउन से पहले आता है। तो यहां पर क्या आएगा, वेरी बिग सिटी। तो इस तरह से ये आपका सेंटेंस हुआ। आगे देखते हैं, एक बार इसको पढ़ लीजिए। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, तो दिल्ली इज वेरी बिग सिटी। भारत एक देश है, कौन एक देश है, यहां पर किसकी बात की जा रही है, भारत की। तो इंडिया इज अ कंट्री। उसके बाद देखते हैं, उत्तर प्रदेश एक राज्य है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यहाँ जितने भी, जब कोई शहर या देश या जो नाम आ रहे हैं वो क्या है, सिंगुलर है। इज अ स्टेट। शेर जंगल का राजा है, अकेला ही है ना शेर, तो क्या आएगा, इज। जब राजा की बात की जाती है तो उससे पहले दा जरूर लगता है, आर्टिकल। ये आर्टिकल का एक अलग टॉपिक है, वो जब हम आर्टिकल सिखाएंगे तो उसमें बताएंगे। यहाँ पर हम अनुवाद के रूप में ले रहे हैं। तो राजा जैसा शब्द आया है, तो राजा एक यूनिक वर्ड है, और यूनिक वर्ड के लिए द आर्टिकल का यूज होता है। तो लॉयन इज द किंग ऑफ, कहाँ का, फॉरेस्ट, जंगल। लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। तो आज आपने इस वीडियो में बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल देखे, जिसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं थी। आपकी जो वर्ब थी वो प्राइमरी वर्ब थी, और आपकी यही वर्ब, अगर आपकी एक्शन वर्ब आती है साथ में, तो यही वर्ब आपकी इज एम आर क्या बन जाती है, हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। तो अभी हम ये आज हमने अफर्मेटिव सेंटेंस सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको निगेटिव सेंटेंसेस सिखाएंगे इसमें, और नए शब्द, नए वाक्यों के साथ नया शब्दकोश बढ़ाने के लिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद।